आप सभी का हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग पर एक बार फिर से स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ का ये सेकंड पार्ट है और जिन विद्यार्थियों ने पहला पार्ट नहीं देखा उसको ज़रूर देखें, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। इस वीडियो के बाद एक वीडियो सीजीपीएससी मेंस मैथ्स का सिलेबस का एक तुलनात्मक अध्ययन वीडियो डालूंगा, जिसमें एनालिसिस होगी कि किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेटेज क्या है उसका। और एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान दीजिए। अदर सब्जेक्ट पे अगर आप लिखते हैं तो आपके लेखन शैली, आपके विचारों पर भिन्न भिन्न चेक करने वाले लोगों, शिक्षकों का मत अलग हो सकता है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका मार्क्स कहीं कटने वाला नहीं है। यानी अगर आप 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। और एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों में डर होता है मैथ्स का, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़िए, आराम से पढ़िए। वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए। और आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आखिरी में दे दूंगा। आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर कहीं पर भी मैथ्स में आती है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आपके विचारों का स्वागत रहेगा हमेशा की तरह। जो कमियां यूट्यूब वीडियो बनाते समय अगर कुछ आती हैं, कुछ दिक्कतें आई हैं, तो बिल्कुल भी आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, आपको और क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। एलसीएम एचसीएफ का ये सेकेंड वीडियो है और टाइप भी सेकेंड है। 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये सेकेंड टाइप का कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैंने यहाँ 4 नियम लिखे हैं और ये चारों के चारों नियम पीएससी मेंस के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो टाइप 2 के जो क्वेश्चन है वो हम केवल 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि सामान्य क्वेश्चन आएंगे मेंस में आपके लिए। अगर एलसीएम में इस कॉन्सेप्ट का 1 घंटे का वीडियो बनाया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। हम बाद में अलग से और बनाएंगे इसके लिए वीडियो। फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ इन चारों नियम को। बाकी सामान्य से क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं, इसलिए वैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये नियम केवल 2 संख्याओं के लागू होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये केवल 2 संख्याओं के लिए लागू होगा। शर्त यह है कि वो 2 संख्याएं अगर भाज्य हैं, यानी अगर मेरे पास 2 संख्याएं हैं 20 और 25, तो अगर मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालूं और इसके मल्टीप्लाई से इनका मल्टीप्लाई को इसके एलसीएम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बराबर होगा। लेकिन अगर मेरे पास 20, 25 और मैंने मान लिया कि 30 ले लिया, तो जरूरी नहीं है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा इन्हीं के मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर की जो शर्त है, ये नियम 2 से अधिक संख्याओं के लिए तब लागू हो सकती है जब सारी संख्याएं अभाज्य हों। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है मेरे पास 5, एक संख्या है 7 और एक संख्या है 11। तो अगर मैं इन संख्याओं का लघुत्तम निकालूं, यानी 5, 7 और 11 का लघुत्तम आएगा 5, 7 और 11 ही आएगा। महत्तम क्या आएगा? अगर तीनों में कोई संख्याएं जब कॉमन नहीं होती हैं तो हमेशा वहां 1 छुपी होती है, इसलिए वहां एचसीएफ आएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5, 7 और 11। आप देख सकते हैं कि इधर का मल्टीप्लाई इधर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं कि यह नियम 2 से अधिक संख्याओं के लिए तब लागू होगा जब सारी संख्याएं अभाज्य हो। अगर संख्याएं भाज्य हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नियम लागू हो भी सकता है कहीं और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा नियम ये बोलता है एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणक होना चाहिए, यानी जो एचसीएफ होगा हमेशा एलसीएम के पहाड़े में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नियम लागू नहीं कर सकते वहां पे। और उसी से एक कॉन्सेप्ट भी निकल करके आता है कि एलसीएम हमेशा या तो एचसीएफ से बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। कहीं एलसीएम का मान एचसीएफ से छोटा आ गया तो वो सवाल गलत है, या ऐसे केस होंगे ही नहीं, यानी इस नियम को हम लागू नहीं कर सकते।
आप बिल्कुल भी भूल जाइए, ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस नियम से जुड़ा था, इसलिए बताना मुझे उचित लगा, उतना महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया गया है, उनमें से पहली संख्या 25 है, तो अगली संख्या क्या होगी? कॉन्सेप्ट वही है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है वो उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम 225, एचसीएफ 5, उनमें से एक संख्या 25, अगली संख्या हमको निकालनी है। सॉल्व कर दीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो आके डिवाइड हो जाएगा, यहीं से काट सकते हैं। 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो यहाँ से सीधा सीधा y बराबर कितना निकल जाएगा? 45 निकल जाएगा। आप देखिएगा हमारे पास जो फार्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है, उसका मीनिंग यह है कि यहाँ पर 4 अज्ञात राशियाँ हैं, 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से, क्योंकि इसको हम एक ही अज्ञात मान सकते हैं, इन चारों में से कोई 3 वैल्यू दे देगा और वहाँ से एक वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, उनमें से एक संख्या 93 है, तो अगली संख्या क्या होगी? जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कहीं ना कहीं वो इससे जुड़ा हुआ है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है, तो जो पहला केस हमको दिया उसको हम लागू करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, तो मैंने क्या किया? एलसीएम इक्वल टू 12 इंटू एचसीएफ ले लिया। फिर एक कंडीशन हमको बता रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 403 है, मैंने उसके योग को 403 के बराबर ले लिया। जो पहला केस हमको बताया गया था कि एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, वहाँ मैंने एलसीएम के जगह में 12 इंटू एचसीएफ रख देना है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एचसीएफ बराबर 403, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13 इंटू एचसीएफ बराबर 403। काटेंगे इसको, 13 तिया 39, और यहाँ पर आ जाएगा 13 एकम 13, तो एक संख्या हमको निकल जाएगी एचसीएफ बराबर 31। चाहे तो आप समझने के लिए इक्वेशन 2 दे सकते हैं ना। पहला केस एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, इसलिए एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू 12 ले लिया मैंने। दोनों का योगफल 403 है, तो दोनों के योग को 403 के बराबर किया, और चूंकि पहले इक्वेशन में एलसीएम का वैल्यू 12 इंटू एचसीएफ था, तो उसको उठा करके मैंने एलसीएम के हम 12 इंटू एचसीएफ रख दिया। 12 एचसीएफ और एक एचसीएफ जोड़ करके वो 13 एचसीएफ हो गया। ठीक है, 13 एचसीएफ से 13 से कैंसिल होगा, तो वहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा 31। यानी एक तरह से हम इस एचसीएफ का प्रयोग करके फिर एलसीएम निकाल लेंगे। मैं यहाँ रखूँगा एलसीएम इक्वल टू 12 इंटू एचसीएफ, यानी 12 इंटू 31। देखिए आगे आने वाले हिस्से में इसको सॉल्व हो जाना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में मत रखिए, एलसीएम को गुणा के रूप में रख देते हैं। और चूंकि जो कॉन्सेप्ट हम जान रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, उस वाले वैल्यू में इनपुट कर देते हैं। तो एलसीएम 12 इंटू 31 है, और एचसीएफ हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये भी 31 है। उनमें से हमको एक संख्या के बारे में बता दिया गया है कि एक संख्या 93 है, तो अगली संख्या क्या होगी? देखिए पूरे सवाल में से वही चीज बताया गया, एलसीएम एचसीएफ एक संख्या और दूसरी संख्या। तो हमारे दिमाग में वही कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए। सवाल बनाने का एक आसान सा माध्यम कर सकते हैं। 31 तिया 93 होता है, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो दूसरी संख्या जो है 4 एकम 4। ठीक है, 31 तिया 93, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये 3 से कटेगा 3 चौक 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। एलसीएम और एचसीएफ का ये अगला टाइप है। यहां से वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल चालू हो जाते हैं, शब्द समस्या जिसे हम बोलते हैं। इन सवालों को बनाते समय एक बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सवाल एलसीएम से बनने वाला है कि एचसीएफ से बनने वाला है। इस कन्फ्यूजन से बचने का सबसे सही तरीका है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनाने भी पड़ेंगे, तभी जाके इनमें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो पाएगा। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक लक्ष्य पर 6 सेकेंड, कुछ व्यक्ति एक लक्ष्य पर 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड पर गोलियां दागते हैं। बताइए लक्ष्य पर वे एक साथ 1 घंटे में कितनी बार गोलियां दागेंगे? कहने का मतलब है कि कोई एक शूटिंग रेंज हो रहा होगा और वहां पर कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
जैसे कि पहला व्यक्ति गोली दागता है तो 6 सेकंड पे धाएँ करता है, धाएँ की आवाज़ आती है, फिर और 6 सेकंड पर एक बार गोली चलेगी। ऐसा ही उस वाले एरिया से, पहले वाले व्यक्ति के एरिया से गोलियां हर 6 सेकंड पर बजती हैं। सेकंड वाला हर 7 सेकंड पे गोली दागता है। यानी कहने का मतलब है कि जब पहला वाला व्यक्ति अगर 6 सेकंड पे गोली दागता है, उस समय सेकंड वाले व्यक्ति की गोली की आवाज़ इस साथ मैच नहीं करेगी। जब ये 6 सेकंड में गोली दागता है तो ये 7 सेकंड पे दागता है। जब ये दूसरी गोली दागेगा तो ये जब दूसरी गोली दागेगा उस समय इससे मैच नहीं करेगा। यानी जब ये 6 पे दागता है तो ये 7 पे दागता है, तीसरा वाला 8 पे दागता है, चौथा वाला 9 पे और पांचवा वाला 12 पे। यानी जब इधर से आवाज आएगी तो इधर से कहीं से आवाज नहीं आएगी। यानी दूसरा वाला तो 14 सेकंड पे दाग रहा है, जब पहला वाला दूसरी गोली 12 सेकंड पे तो दूसरा वाला दूसरी गोली 14 सेकंड पे, तीसरा वाला 16 सेकंड पे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डाटा कॉमन नहीं मिल रहा है जिसमें गोलियां एक साथ लगेंगी। लेकिन इसको हम आगे कंटिन्यू लेके चलें, यानी आम भाषा में कहूँ, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब के पहाड़े में आएगी। यानी एक तरह से डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका एलसीएम। यानी अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो 504 एक ऐसा डाटा है जो इन सब के पहाड़े में आता है। ठीक है, यानी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि 504 सेकेंड पर पांचों एक साथ गोलियां दागेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है कि कितने समय के बाद गोलियां दागेंगे, 1 घंटे में सभी एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे, सवाल में ये पूछा गया है। चूंकि हम जान रहे हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और हम ये भी जानते हैं कि हर 1 मिनट पर 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट में क्या हो जाएंगे, 3600 सेकंड हो जाएंगे। यानी एक तरह से 3600 सेकंड में कितनी बार गोलियां एक साथ दगेंगी। यहां पर मैं क्या करता हूं, 3600 को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, 504 से। 7 चौक 28, 7 शून्य शून्य 2, 7 पंचे 35, यहां बचेगा हमारा 72। यानी एक तरह से कर सकते हो हर 504 हर 504 के हिसाब से हम चलेंगे तो 504 जो है वो 7 बार पूर्णांक में आएगा। अब ऐसा समझ सकते हैं इसको, 504 प्लस 504 प्लस 504 प्लस 504 प्लस 504 प्लस 504 प्लस 504 और प्लस 72। 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 504 को 7 बार जोड़ेंगे और उससे 72 जोड़ेंगे तब जाकर के वो 3600 सेकंड के बराबर होगा। यानी हर 504 सेकंड पर एक एक बार गोलियां दागेंगी, सारे लोग मिलकर एक साथ गोली दागेंगे, वो पूछ रहा है। यानी हमारा 7 हो जाएगा। 72 सेकंड तक और गोलियां चलेंगी, लेकिन 1 घंटे के बाद सारी गोलियां एक साथ नहीं चलेंगी। कुछ लोगों की गोलियां चलेंगी अलग अलग अंतरालों पे, लेकिन एक साथ नहीं चलेंगी, क्योंकि और अगली बार एक साथ गोली चलने के लिए और 504 सेकंड चाहिए और 1 घंटा इतने में ही कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हमारा आंसर यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 1 घंटे में 7 बार वो एक साथ गोलियां दागेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट में बीप की आवाज़ करते हैं। सभी बीप की आवाज़ दोपहर 12 बजे एक साथ हुई थी। अगली बीप की आवाज़ एक साथ फिर कब होगी। देखिए वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी पहला एक अंतर यह है कि डाटा को हमको मिनट और घंटे के रूप में दिया है। हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं अगर मिनट बराबर ना हो, तो इसीलिए यहाँ 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट को हमको मिनट में बदलना पड़ेगा। 30 मिनट मतलब 30 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट और 105 मिनट। पहला घड़ी या जो भी उपकरण है वो हर 30 पे बीप करता है, दूसरा 60 बीप करता है। तो इन सबके पहाड़े में आने वाला कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जिस पे वो बीप करेंगे, बराबर आएगा सब पे। तो यहाँ अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर जो सब में कॉमन है वो 5 × 2 × 2 × 3 × 7, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1260। चूंकि 1260 इन सब में कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1260, और एक चीज़ और, ये मिनट में है तो 1260 मिनट के बाद सारे जो है घड़ी
ये उपकरण जो है एक साथ बीप की आवाज़ करेंगे। चूंकि हमको प्रश्न में ये पूछा गया है कि अगली बीप की आवाज़ एक साथ कब होगी, कब का मतलब समय को पूछ रहा है, और चूंकि हमको 12 बजे हुई थी तो अगली कब होगी, तो अगर हम केवल 1260 सेकेंड लिख देते हैं तो वहाँ पर स्टेप मार्किंग नंबर कम हो जाएगा। थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों को आपको छोटी चीज़ों समझना पड़ेगा, वो समय को पूछेगा इस सवाल पे। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 1260 को 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से कटेगा तो 6 दूनी 12, 6 कम 1, यानी 21 घंटे के बाद एक साथ बजेंगी। तो 21 घंटा का मतलब क्या हुआ, दोपहर को 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक 12 घंटा होगा, और 12 और 9 21 होता है, तो 12 प्लस 9, यानी कहने का मतलब है कि सुबह के 9 बजे सारे उपकरण एक साथ बीप की आवाज़ करेंगे। वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। छोटी चीज़ों से ही बातें बड़ी बनती हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं देंगे और छोटे छोटे चीज़ों को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, और आपको लगेगा कि मैंने तो पूरा बनाया, मार्क्स कहाँ चला गया पता नहीं। सवाल वही है, 3 ट्रैफिक लाइट हैं, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर बदलते हैं। अगली बार एक साथ फिर कब बदलेंगे, तो पहला वाला हर 39, 96 इस तरीके से वो चलता रहेगा, और उन सबके पहाड़े में आने वाली जो पहली संख्या होगी, यानी जो उसका एलसीएम होगा, वो नंबर आएगा, उस नंबर पर एक साथ बदलेगा। मतलब कि 432 सेकेंड पर ट्रैफिक लाइट बदल जाएगी एक साथ। तो सवाल में हम केवल अगर 432 सेकेंड लिख के आ जाते हैं और कोई थोड़ा सा इससे अलग लिखता है, देखिए गलत यहाँ भी नहीं है, लेकिन अगर 2 नंबर के सवाल में आ रहा है तो हो सकता है आपको 1.5 मिले, 1.25 मिले, कुछ मार्क्स सही टीचर हो सकता है यहाँ काट जाए। तो हम किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखेंगे। कई बार क्या होता है कि जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, व्यवहारिक आंसर जो होता है, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर कोचिंग से 2 लाख सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मैं पागल नहीं हूँ। उसी को अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरा घर कोचिंग से 2 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। 2 लाख सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर में क्या अंतर है, लेकिन आंसर हमारा व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर 432 सेकेंड लिख लेंगे तो गलत नहीं है, फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे और सरल रूप में इसको तोड़ दें, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, 432 को हम डिवाइड कर देते हैं किसे, 60 से, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करेंगे 432 को, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 420, यहाँ 2, यहाँ ये, यानी एक तरह से हम कर सकते हैं कि 7 से ही 12/60 मिनट पर, चूंकि यहाँ ध्यान रखिएगा ये सेकंड था, मैंने 60 से डिवाइड किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, है ना। 7 से ही 12/60 मिनट पर ट्रैफिक लाइटें बदल जाएंगी, यानी 7 धन 12/60 सॉल्व कर देंगे तो 7 धन 1/5, ये राशि मिनट में ही आएगी। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 12 60, तो ये वाला भी हिस्सा है वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 7 मिनट और 12 सेकंड के पश्चात ट्रैफिक लाइट जो है एक साथ बदल जाएंगी। चौथे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी वही है। 3 व्यक्ति एक मैदान पर दौड़ रहे हैं, पहला व्यक्ति हर 24 सेकंड पे, दूसरा 36 सेकंड पे और तीसरा 130 सेकंड पर मैदान का एक चक्कर लगाता है। बताइए कितने समय के बाद तीनों जो है एक साथ फिर से मिलेंगे। जब उन्होंने एक साथ दौड़ना आरंभ किया था, वो एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं और कुछ समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे आपको पता लगाना है। भाई सीधी सी बात है, मैदान एक ही है, लोग 3 हैं, मैंने 3 सर्कल इसलिए बनाया ताकि समझा सकूं। एक ही मैदान पर अगर पहला व्यक्ति एक चक्कर लगाता है तो उसे 24 सेकंड लगेंगे, दूसरा व्यक्ति 36 सेकंड में पूरा करता है, तो जब ये यहाँ पहुँच चुका रहेगा 24 सेकंड में, तो भाई इसका चक्कर तो पूरा नहीं हुआ रहेगा, ये स्लो है इससे कंपेयर में, तो इधर कहीं आसपास रहेगा। यानी जब ये 36 से पहुँचेगा तो कहीं और निकल जाएगा। उसी तरीके से तीसरा व्यक्ति भी इन दोनों के कंपेयर में ये 30 सेकेंड में पहुंचता है, पहला आगे निकल चुका रहेगा, दूसरा वाला पीछे रहेगा, तब ये पहुंचेगा। ऐसे ही ये लोग चक्कर लगाते रहेंगे। तो सवाल यही बोल रहा है कि कितने समय के बाद तीनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब ये होगा कि एलसीएम निकालना है। कैसे? मान लो कि पहला वाला व्यक्ति 24 पे एक चक्कर पूरा किया, फिर 39 पे एक चक्कर पूरा किया, 72 पे एक चक्कर पूरा किया, तो कौन सा ऐसा डाटा है जो उन सब में समान है, यानी कौन सा समय है जिस पर वो समान रूप से एक चक्कर को पूरा करते हैं। यानी सीधी सी बात है, उनका एलसीएम निकालेंगे, है ना भाई।
24, 48, ऐसे करते करते एक डाटा आएगा 360। इसके पहाड़े में भी, इसके फेवर में भी एक डाटा आएगा 360, इसके लिए भी आएगा 360। यानी जो इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा, जो 360 होगा, वो डाटा एक ऐसा होगा जिस पर ये तीनों एक चक्कर पूरा कर पाएंगे। और चूंकि ये किस में है, ये सेकंड में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 360 सेकंड पे एक चक्कर पूरा करेंगे। हम चाहें तो इसको ऐसा काट सकते हैं, 6 छिक्का 36, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 मिनट में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, भाई सामान्य सी बात है कि 360 को मैं अगर डिवाइड कर देता हूँ 24 से तो 15 बार हो जाएगा, यानी 15 चक्कर लगाने के बाद, इसी तरीके से 10, दूसरा वाला 10 चक्कर लगाने के बाद, और तीसरा वाला 12 चक्कर लगाने के बाद एक ही बिंदु पर वो एक साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिनट या तो 360 सेकेंड। 2 टंकी हैं, एक टंकी में 18 लीटर और दूसरी टंकी में 12 लीटर दूध है। बड़ा सा बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। यहाँ पूरा पूरा माप सके का क्या मतलब है, यानी मुझे एक ऐसा बड़ा सा बड़ा डब्बा, देखिए शब्द को गौर कीजिए, मैंने सर्कल ले लिया, बड़ा सा बड़ा माप का डब्बा जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि 18 लीटर का अगर मेरे पास दूध है और मैं इसमें 9 लीटर का एक डब्बा उठाता हूँ, तो 9 लीटर का डब्बा उठाता है, इसका मतलब है कि उस 9 लीटर से अगर मैं दूध निकालूंगा तो 2 बार में दूध बाहर हो जाएगा, यानी 9 दूना 18। लेकिन अगर मैं 12 लीटर के दूध को 9 लीटर के पात्र से अगर खाली करूंगा तो यहाँ पर 9 एकम 9, इसका आंसर जो है पूर्णांक में आएगा, सॉरी सही बटे में आएगा, यानी परिमेय में आएगा। एक से ही समथिंग कुछ आएगा, 9 एकम 9 और 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 9 तिया 27, 1.3। यहाँ पर पूरा पूरा माप सके का मतलब ये हो रहा है कि पूर्णांक में माप सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसा लेता हूँ, 18 को मैं लेता हूँ 2 और 12 को लेता हूँ 2, यानी अगर मैं 2 लीटर का एक डब्बा उठाता हूँ तो 2 9 18, 2 9 18 और 2 छिक्का 12, यानी उस बर्तन से दूध खाली करना पड़े मुझे 2 लीटर के मग्गे से अगर मैं दूध निकालता हूं तो 9 बार में निकलेगा और 6 बार में निकलेगा। इस शर्त को पूरा कर रहा है, पूरा पूरा माप सके। ये 9 बार माप रहा है, 6 बार माप रहा है। अगर मैं यहां पर 3 ले लूं तो भी बनेगा, 3 छिक्का 18 और यहां 3 चौके 12। इसको भी 3 लीटर का डब्बा जो है वो 6 बार माप रहा है, इसको 4 माप रहा है, पूरा बराबर बार माप रहा है। यहाँ पूरा पूरा मतलब पूर्णांक में मापना चाहिए। 2 भी सही आंसर होगा, 3 भी सही आंसर होगा जब ये शब्द ना हो। यानी अगर ये कहा जाए 18 लीटर और 12 लीटर को किन किन डब्बों से पूरी तरह से मापा जा सके तो 2 लीटर का डब्बा होगा, 3 लीटर का डब्बा होगा और आने वाले अभी हम समझेंगे वो 6 लीटर का भी डब्बा होगा। तो बात कैसी हुई, बात ऐसी हुई मतलब 18 बराबर हो रहा है 6 गुना 3 और 12 बराबर हो रहा है 6 गुना 2। भाई इसका मतलब 6 गुना 3 का मतलब होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 2। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 18 का मतलब हुआ 2 तिया 6 तिया 18 और 2 तिया 6 दूनी 12, यानी 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, यानी 3 दूना 6 दोनों में है। इसीलिए उसने बड़ा सा बड़ा कहा है। और हम समझते हैं इस चीज को, हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर जो दोनों में कॉमन हो वही तो क्या बनाता है, HCF बनाता है। यानी 6 लीटर का बड़ा सा बड़ा डब्बा जो सभी में हो, सभी में कॉमन हो, 6 लीटर का बड़ा सा बड़ा डब्बा होगा जो दूध को पूरा पूरा क्या कर सके, माप सके। ठीक है, यानी एक तरह से हम आम भाषा में कह सकते हैं कि अगर हमको इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमको HCF निकालना पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की 3 छड़ें हैं। बिना कुछ बर्बाद के कम से कम कितने समान टुकड़े के छड़ काट सकता है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास सोने की छड़ें, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। सोने की कुछ छड़ें आपको दे दी गई और ये बोला गया कि आप समान समान टुकड़े, अब आप बर्बाद तो करेंगे नहीं इसको, है ना, तो बिना कुछ बर्बाद किए कम से कम कितने समान समान टुकड़े छड़ काट के ले सकते हैं।
सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर मान लेता हूं कि मैं 4 मीटर का छड़ लेता हूं, ठीक है, मैं 4 मीटर का छड़ बनाता हूं, तो 4 4 8, 2 टुकड़े यहां से कटेंगे, 2 बर्बाद हो गया। 4 तिया 12, 3 टुकड़े यहां से कटेंगे, 3 मीटर का छड़ बर्बाद हो गया। 4 पंच 20, ये पूरा पूरा यूज हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं, 10 मतलब 2 गुना 5, 15 मतलब 3 पंचे 5 15, और 20 मतलब हुआ 2 दूनी 2 पंचे 10 दूना 20। समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन देने वाला। यानी अगर मैं 3 मिनट का छड़ लेता हूं तो भी नहीं बनेगा, 2 को लेता हूं तो भी नहीं बनेगा। अगर मैं, आप देख सकते हैं इसमें एक ऐसा नंबर है जो सभी में कॉमन है, जो सभी में है, वो है 5। यानी अगर मैं ऐसे इसको थोड़ा और सरल कर देता हूं, यानी इसको मैं लिख देता हूं 4, यानी 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, यानी 5 मीटर का 2 छड़, 5 मीटर का 3 छड़ और 5 मीटर का 4 छड़। अब इमेजिन कीजिए ना, 5 दूना 5 तिया 5 20, कौन सी बड़ी संख्या है जिनसे ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है, जिनसे नंबर भागित हो जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल होती हैं, वो उसका क्या बनाती हैं, HCF बनाती हैं। यानी 5 इनमें आने वाली सबसे बड़ी संख्या है, या 5 इन सब से 5 से सारी संख्याएं भाग हो जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जिन संख्याओं से वो नंबर भाग हो जाए उसका HCF बनाती है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कह रहा है कि 5 मीटर की वो छड़ें होंगी जो क्या करेंगी, समान समान रूप से उसको बराबर भागों में बिना कुछ बर्बाद किए बांट देंगी। यानी एक तरह से हम कर सकते हैं कि 5 इसका HCF है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। HCF आएगा 5। अब 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ 2 छड़ के टुकड़े आएंगे। 15 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ 3 छड़ के टुकड़े आएंगे। और 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 4 20, यहाँ 4 टुकड़े आएंगे छड़ के। तो हमारा आंसर क्या होगा, वो बोला है कि कितने, हाउ मच मेनी। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा, 4 3 7 2 9, ठीक है। यानी 9 टुकड़े बिना कुछ बर्बाद किए काट सकते हैं। देखिए HCF को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिया मैं। आप तो इस क्वेश्चन को और एक भी तरीके से बना सकते हैं ना। कैसे, भाई सीधी सी बात है, आप सभी छड़ों को 1 मीटर का काट दीजिए ना, 10 15 और क्या हो जाएगा 20, 15 20 35 10 45 टुकड़े भी हम काट सकते हैं। हालांकि सवाल जब मैंने लिया है तो सवाल देते समय इसको ध्यान नहीं दिया गया, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता तो आप ऑप्शन देखते। यहाँ अगर आपके पास 2 नंबर के सवाल में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप 9 टुकड़े लीजिए, और हो सकता है कि 2 की जगह 4 नंबर के सवाल में क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये भी बताने की कोशिश कीजिए कि हम इसको HCF, चूंकि LCM HCF का सवाल है, वो कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, इसलिए 9 टुकड़े ज़्यादा बेटर आंसर होंगे। आप अलग से एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, हम हर एक छड़ को 1 मीटर का काट लें, तो प्रत्येक छड़ को अगर हम 1 मीटर काट के भी आंसर बनाया जा सकता है, 20 15 45, तो 45 मीटर, यानी 45 छोटे छोटे 1 मीटर के टुकड़े करने पर भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी प्रकार की अगर आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बेफिक्र कभी भी व्हाट्सएप करके अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं।